Hello friends, good morning, good afternoon, good evening, नमस्कार। आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी क्लास जो रहने वाली क्लास 9 रहने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कॉलबर्ग की थ्योरी में, कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में। पर कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को करने से पहले दो चार बातें जो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पियाजे में मैंने ये मिस कर दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में कवर कर दिया जाए। ठीक है, पहले हम बात करेंगे पियाजेस मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। ठीक है, पियाजे की जो थ्योरी है इसमें सिर्फ दो ही मेन बातें जो समझने वाली हैं, दो ही मेन पॉइंट्स हैं। वो क्या है, इन्होंने अपनी थ्योरी को दो चीजों में डिवाइड किया है। पहला तो वो कहता है जो बच्चे में नैतिकता होती है, मोरालिटी होती है, वो किस पे बेस्ड होती है, हेट्रो एक होती है हेट्रोनोमस, एक होती है ऑटोनॉमस। ठीक है, हेट्रोनोमस को हम प्रायिकता बोलते हैं और ऑटोनोमस को हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस को बोले होंगे स्वायत्ता। ठीक है, स्वायत्त मोरालिटी दो ही चीजों पे बेस्ड होती है, मोरालिटी नैतिकता। हेट्रोनोमस को बोलेंगे प्रायत्त नैतिकता। पियाजे कहता है जब मेरा बच्चा इस एज में होता है, कौन सी एज में होता है, 3 से 9 साल, 9 वर्ष तक की एज में होता है, तो उसमें जो मोरालिटी होती है वो किस तरह की होती है, हेट्रोनोमस होती है, मतलब बाहरी होती है, बाहर से उसकी जो नैतिकता होती है, उसकी जो मोरालिटी होती है बाहरी तरफ से इम्पोज की जाती है। मतलब एक्सट्रीमली उस पर जोर दिया जाता है कि जो सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस है, उसको उसने फॉलो करना ही करना है। ठीक है, अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होगी उसकी प्राइड नैतिकता। इसमें बच्चे को लगता है कि जो मोरल इसकी जो सबसे पहला पॉइंट आएगा, इसकी जो मोरालिटी होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, बाहरी होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि इसकी मोरालिटी में और क्या होता है, जो रूल्स होते हैं और जो वैल्यूज होती हैं, रूल्स वैल्यू और नॉर्म्स सोसाइटी के, वो क्या होते हैं, रिज्ड होते हैं। रिज्ड होते हैं मतलब स्थिर होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, नॉट चेंजेबल होते हैं। ठीक है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, बच्चे को इसको फॉलो करना ही करना होता है। ठीक है, ये होती है इसकी, ये किस पे बेस्ड होती है, मोरल रियलिज्म पे बेस्ड है। इसकी ये मोरालिटी है मोरल रियलिज्म पे बेस्ड है। मोरल रियलिज्म का मतलब नैतिक यथार्थवाद, उसमें उसको ये लगता है यही सब कुछ सच है। ठीक है, यथार्थवाद मतलब सही, और मोरालिटी का मतलब होता है सही और गलत। ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है, रियलिज्म मतलब यथार्थवाद, उसको लगता है ये जो है यही सही है और यही गलत है। जो बना दिया, जो हमने, जो सोसाइटी ने, जो 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 मम्मा ने, पापा ने, या उसके जिस अथॉरिटी में वो अंडर काम करता है, जो उसने उसको बता दिया वही सही है और वही गलत है, ये सब उसको लगता है इस मोरालिटी में, हेट्रोनोमस में। और आगे आ जाती है ऑटोनोमस मोरालिटी। इसमें क्या होता है, स्वायत्त होती है, मतलब ये कैसी होती है, ये पहले तो ये किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन मोरल कॉपरेशन। ठीक है, मॉरल कोऑपरेशन पे बेस्ड होती है। और
और कैसी होती है, मॉरल कोऑपरेशन पे बेस्ड होती है। मतलब इसमें आके बच्चे को पता चल जाता है कि जो सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, अगर हमें जरूरत पड़े तो एक दूसरे के लिए इसको ब्रेक भी किया जा सकता है, इनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जब हम रेड लाइट्स पे खड़े हैं, एम्बुलेंस आ रही है, तो हमें हम क्या करेंगे, हम उसको रास्ता देंगे जाने के लिए, तो ये क्या होगी, हमारी मॉरल कोऑपरेशन होगी। ठीक है, तो वो इसके ऑटोनॉमस के अंदर आ जाती है। प्याजे कहता है इस एज में मेरे बच्चे में ये सब कुछ आ जाता है, बेस्ड ऑन मॉरल कोऑपरेशन पे बेस्ड होती है, और ये इंटरनल होती है, इंटरनल होती है और चेंजेबल होती है। ठीक है, इसको बदला जा सकता है, ये रिज्ड नहीं होती, स्थिर नहीं होती। ठीक है, आत्म केंद्रित होती है, और क्या होती है, आत्म केंद्रित होती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है। ठीक है, मतलब आत्म केंद्रित, मतलब अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, या अपनी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस और नॉर्म्स को देखते हुए। ठीक है, तो ये होगी पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। जो पियाजे की ये मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसी से इंस्पायर्ड होके जो कोलबर्ग है, कोलबर्ग ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। अब हम आगे पढ़ेंगे कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। मतलब जो कोलबर्ग है, उन्हीं ने पियाजे की इसी थ्योरी को आगे एक्सप्लेन किया अच्छे से। ठीक है, इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बट पियाजे ने इसको अलग अलग स्टेजेस में, या अलग, वो कहता है कोलबर्ग कहता है कि मेरा बच्चा जो है अलग अलग स्टेजेस में आके अलग अलग तरीके से मोरलिटी सीखता है। तो अब हम बात करेंगे कोलबर्ग कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। ठीक है, थ्योरी के बारे जानने से पहले एक दो पॉइंट्स कोलबर्ग के बारे में जान लेते हैं। कोलबर्ग कौन थे? कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इनकी एक बुक थी, बुक तो इन्होंने भी लिखी है दो तीन, बट जो उनकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पे जिसकी बुक थी, फेमस बुक थी, द फिलोसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द फिलोसफी ऑफ मोरल मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, और अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि मोरालिटी क्या होती है। व्हाट इज मोरालिटी? मतलब नैतिकता। क्या होती है नैतिकता? नैतिकता को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सही और गलत के बीच में। ठीक है, जब हमें हमारी लाइफ में दो रास्ते आते हैं, उसमें से हमें एक रास्ता चूज करना होता है, तो हमें ये देखना होता है हम किस बेस पे कौन सा रास्ता चूज करें, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ठीक है, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, सही और गलत, सही और गलत। ठीक है, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, गुड और बैड बिहेवियर पे बेस्ड होती है, मोरालिटी होती है, क्योंकि ये मोरालिटी पे थ्योरी ये सारी बेस्ड है। ठीक है, तो
तो उसमें सबसे पहले हमें मोरालिटी का मतलब पता होना चाहिए। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता मतलब क्या सही है क्या गलत है, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ठीक है, ये सब किस में आ जाता है, इसी में आ जाता है मोरालिटी में। ठीक है, और कोहलबर्ग की ये जो थ्योरी है इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जिसको हम कहते हैं हाइंस स्टोरी, हाइंस डिलेमा बोलते हैं, हाइंस डिलेमा बोलते हैं। हाइंस डिलेमा पे ये बेस्ड है, एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। हाइंस डिलेमा स्टोरी क्या है, इसी के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट करके, मतलब इस स्टोरी को देखते हुए इसने आगे मोरालिटी पे बेस्ड अपनी थ्योरी दी थी। हाइंस की स्टोरी क्या है, पहले हम स्टोरी सुन लेते हैं किसकी, हाइंस की। ठीक है, हाइंस की स्टोरी ये है कि हाइंस नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार होती है। ठीक है, डॉक्टर उसको मेडिसिन लिख के देता है कि ये मेडिसिन जाके पास वाले कोई भी मेडिकल स्टोर से लेके आओ। जैसे ही वो मेडिसिन लेने जाता है तो मेडिकल स्टोर वाला, हम कह सकते हैं कि उसको जो ये जो 100 रुपए वाली मेडिसिन होती है, 100 रुपए वाली मेडिसिन होती है, वो उसको 1000 रुपीज में देता है। बट उसके पास कितने पैसे होते हैं, उसके पास सिर्फ 200 रुपीज होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मेडिसिन वाले को बोलता है, कहता है मेरे पास तो 200 रुपीज ही है, मेरे पास और है नहीं। तो कहता है नहीं, मैं तो 1000 रुपए में दूंगा, मैं इससे कम ये मेडिसिन नहीं दे सकता। ठीक है, मतलब उसका जो रेट है वो ज्यादा बताता है। ठीक है, या कह लो उसके पास 100 रुपए होते हैं, मेडिसिन 1000 रुपए की होती है, ये भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हो। इसमें है उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है। ठीक है, तो फिर ये इसको जो जब ये मना कर देता है मेडिकल स्टोर वाला, तो फिर ये आगे अपने रिलेटिव्स के पास जाता है, अपने फ्रेंड्स के पास जाता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, दे दो। बट कोई भी उसको कोई पैसा नहीं देता। फिर ये वापस मेडिकल स्टोर वाले के पास आता है और मेडिकल स्टोर वाले को बोलता है, कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अभी मेरे पास 200 रुपीज ही है, आप ये रख लो, इसी में ही मुझे ये मेडिसिन दे दो। कहता नहीं मैं नहीं दे सकता। तो कहता है ठीक है, फिर आप ये पैसे रख लो, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। बट जो मेडिसिन वाला है वो इसकी बात के लिए एग्री नहीं करता। तो लास्ट में हाइंस क्या करता है, वो जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन को क्या कर देता है, मेडिसिन को स्टोल कर लेता है, मतलब चोरी कर लेता है मेडिसिन की। ठीक है, मेडिसिन की चोरी करके चुरा के ले आता है। तो इसी बेस पे क्या किया, हाइंस ने अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को लिया, उनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे। पहले तो उसने पूछा ये जो किया, चोरी किया, ठीक किया गलत किया। ठीक है, सेकंड वाले बच्चों से पूछा कि ये क्या उसको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। उसने अपने जो सोसाइटी का जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, जो भी है, उसको ब्रेक तो नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेज वाले बच्चों के पास गया तो उन्होंने कहा कि अगर इसकी जगह पे, उसकी वाइफ की जगह पे कोई और होता, क्या वो उसके साथ यही करता, उसके लिए भी मेडिसिन चोरी करता। इन सब क्वेश्चंस के बेस्ड पे फिर आगे इसने अपनी थ्योरी को अलग अलग स्टेज के बच्चों पे, प्रयोग करके देखा। तो इसने क्या कंक्लूजन किया, इसने कंक्लूजन किया कि ये जो मोरालिटी है ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग बच्चों के अलग अलग तरह की आती है। तो इसने अपनी थ्योरी में क्या दिया, 3 स्टेजेस दी, मॉरल डेवलपमेंट की क्या दी, 3 स्टेजेस दी और 6 लेवल दी। ठीक है, ध्यान रखना 3 स्टेजेस है और 6 लेवल है। पहले बात करते हैं 3 स्टेजेस की। पहली स्टेज क्या है इसकी, पहले बात करेंगे 3 स्टेजेस। स्टेजेस कौन कौन सी है, पहली स्टेज है उसकी प्री कन्वेंशनल स्टेज, सेकंड है, सॉरी 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताएंगे। 3 लेवल
लेवल और 6 स्टेजेस बताएंगे, ठीक है। 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताएंगे। मेरी तरह आप भी एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है थ्योरी, इसमें हम इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं लेवल्स में और स्टेजेस में, बट डोंट वरी, आप मत होना, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। 3 लेवल है और 6 स्टेजेस है। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, एंड लास्ट नॉट लीस्ट पोस्ट। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। ये इसने 3 लेवल्स दिए हैं, ठीक है। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल एंड थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसको हम पूरब, हिंदी में बोलेंगे पूरब परंपरागत, पूरब पारंपरिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको पारंपरिक बोलेंगे और इसको उत्तर पारंपरिक बोलेंगे। आप देख लेना, हिंदी में इसके कई नाम हैं, तो अगर आप इसको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनको लौकिक लौकिक भी बोलते हैं, पूर्व लौकिक, उत्तर लौकिक और लौकिक भी बोलते हैं। इसको आपने याद कैसे, लर्न कैसे रखना है कि पहले आपने कन्वेंशनल लर्न कर लेना है, कन्वेंशनल लेवल से ही आपने प्री फिर पोस्ट, प्री पोस्ट, ठीक है। मतलब कन्वेंशनल से पहले वाला और कन्वेंशनल से बाद वाला, फिर आगे ही इसने इन्हीं को आगे डिस्क्राइब किया है। जैसे इसकी 2 स्टेजेस दी हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेजेस है पुनिशमेंट एंड ओबीडियंट, punishment and obedient, ठीक है। जिसे हम दंड एवं आज्ञाकारिता भी कहेंगे, दंड एवं आज्ञाकारिता हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। और इसकी जो सेकंड स्टेज है इसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल, इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल ओरिएंटेशन, ठीक है। और क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, या पर्सनल, इसको और क्या बोल सकते हैं? पर्सनल रिवॉर्ड एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। ये इसकी आगे की है स्टेजेस है, फर्स्ट लेवल की 2 स्टेजेस है। अब पुनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन में क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। पुनिशमेंट ओरिएंटेशन में क्या है? इसमें जो कॉलबर्ग कहते हैं, इसमें जो मेरा बच्चा है, बच्चे की जो मॉरलिटी होती है वो सिर्फ क्या होती है, उसकी जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी की तरफ से पूरी तरह कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चे को सिर्फ ये पता होता है कि अगर जो मेरे मम्मा पापा ने बता दिया, जो मेरे टीचर ने बता दिया, ठीक है, मैंने उसी को फॉलो करना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मैंने ओबे करना है, नहीं तो क्या होगा, मुझे पुनिशमेंट मिलेगी। इसलिए इसे ओबीडियंट एंड पुनिशमेंट बोलते हैं। पुनिशमेंट मतलब डांट पड़ेगी, है ना, थप्पड़ भी लग सकता है, ऐसे होता है। वैसे तो स्कूलों में इसको करना मना है, बट इसमें बच्चे को ये इसी पे बेस्ड होती है, पुनिशमेंट एंड ओबीडियंट पे, ठीक है।
ठीक है। ओबीडियंट एंड पुनिशमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, दोनों तरह हम बोल सकते हैं, एक ही बात है ओबीडियंट एंड पुनिशमेंट। इसमें क्या होता है, उसको ये होता है कि ये जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, अगर मैंने उनको फॉलो नहीं किया तो मुझे पुनिशमेंट भी मिल सकती है। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं और बच्चे नहीं बोल रहे हैं, इस क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको पता है हमारा टीचर सामने है, अगर हम बोले तो हमें क्या पुनिशमेंट भी मिल सकती है, इसलिए बच्चे क्लास में चुप बैठते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ये होगी, इसका मीनिंग ये हो गया। आई होप समझ आ गया होगा आपको किस तरह की होती है ये एक्सटर्नल होती है। और क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, मतलब बाहरी होती है। इसमें जो बच्चे का मोटिवेशन होता है वो भी बाहरी होता है, और उसका बिहेवियर है वो भी बाहरी होता है। याद रखना, इसमें एक्सटर्नल होती है, इसका मोटिवेशनल भी, मोटिवेशन जो है वो भी एक्सटर्नल होता है, और जो बिहेवियर है वो भी एक्सटर्नल होता है। मतलब उसको जो मोटिवेट किया जाता है वो भी बाहरी तरफ से, अंदर से तो नहीं होता, उसको मीनिंग ही नहीं पता अपनी चीज़ों का, तो उसका बिहेवियर है वो भी बाहरी होगा। ठीक है, उसको पता है कि जो मेरे मम्मा ने, पापा ने या मेरे टीचर्स ने बोल दिया वही ठीक है। अब कहता है कि इस स्टेज में आके गोलबर्ग कहता है मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब उसको थोड़ा बहुत सही गलत का पता चलने लग गया, अब उसने थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत। अब वो क्या करता है, अब उसमें कौन सी सिचुएशन आ गई, टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन आ गई है। इस सिचुएशन में आके एक एक इंडिविजुअल, एक बच्चा क्या करता है, अगर उसको कुछ करने के लिए बोला जाता है तो उसके लिए वो कहेगा इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन आ जाती है। जैसे क्लास में हम नॉर्मली बच्चे को देखते हैं कि उसने मेरी इरेजर तोड़ी तो मैं भी उसकी इरेजर तोड़ूंगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसने मेरी पेंसिल चुराई, मैं भी इसकी पेंसिल चुरा लूंगा। ठीक है, इसमें बच्चा बच्चा बचपन वाली चीजें करता है। इसमें बच्चे को ये होता है कि टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन होती है। जैसे मोस्टली पेरेंट्स या बड़े भाई बहन कोई छोटे बच्चे को काम दे देते हैं, तो उसको ये होता है कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, पहले मुझे कुछ मिलेगा तो मैं करूंगा। तो इसके बदले में बड़े भाई बहन या फिर पेरेंट्स या फिर टीचर बच्चे को क्या देते हैं, चॉकलेट देते हैं, या पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं कि हम तुझे पॉकेट मनी देंगे अगर तू इस चीजों को फॉलो करेगा। ठीक है, तो वो क्या होगी, इंडिविजुअल ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। आई होप पहली लेवल की आपको दोनों स्टेजेस कंप्लीटली समझ आ गई होंगी। और ओबीडियंट एंड पुनिशमेंट को से बचने के लिए बच्चा जो रूल्स हैं सोसाइटी के, जो नॉर्म्स हैं, जो पेरेंट्स बोलते हैं और जो टीचर बोलता है उसको फॉलो करता है। इसमें बच्चे में थोड़ी बहुत ही समझ आ जाती है, इसमें आके बच्चा टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन में आके करता है, या फिर कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, तूने मुझे थप्पड़ मारा मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, अगर मैं तेरा कोई काम कर रहा हूँ उसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या मिलेगा। इसमें ऐसी मोरालिटी वाली सोच रखना बच्चा शुरू कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेंशनल लेवल की। कन्वेंशनल लेवल में क्या आएगा, आगे इसके 2 स्टेजेस होंगी। पहली जो होगी गुड बॉय एंड नाइस गर्ल वाली। ठीक है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनना बच्चा शुरू कर देगा। इसमें बच्चे की जो मोटिवेशन होगी वो तो होगी इंटरनल। प्याजे कहते हैं स्टेज में आके मेरे बच्चे को थोड़ी बहुत समझ आने लगी है। अब उसके अंदर से ही आएगा, क्या आएगा कि अगर मैं एग्जाम में ए ग्रेड लूंगा तो मुझे मम्मा पापा कुछ ना कुछ लेके देंगे। ठीक है, ये आ जाती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली सिचुएशन। मतलब बच्चे का जो मोटिवेशन होगा वो कौन सा होगा, इंटरनल होगा, मोटिवेशन ओनली। ठीक है, बट उसका बिहेवियर कैसा होगा, बिहेवियर उसका होगा एक्सटर्नल। मतलब उसके अंदर से मोटिवेशन तो आई ए ग्रेड लेने की, बट उसके बिहेवियर की वजह से
बिहेवियर कौन सा, एक्सटर्नल भी। मुझे सब क्या करेंगे, प्रेज करेंगे, मुझे अप्रेजल मिलेगा, मेरी वाहवाही होगी, इसी चीज को लेके वो ऐसा बिहेव करना शुरू कर देता है। बट उसका मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब जो उसकी इंटेंशन होती है वो अच्छी होती है, मतलब बैड वाली नहीं होती। गुड बॉय और नाइस गुड बॉय और नाइस गर्ल वाली सिचुएशन ये होती है जिसमें बच्चा ए ग्रेड या क्लास में फर्स्ट आने के लिए या टीचर से शाबाश लेने के लिए, मम्मा पापा से शाबाश लेने के लिए करता है। इसकी एग्जांपल एक और है, जैसे ही क्लास में टीचर आता है तो बच्चा क्या कहता है, मैम मैम देखो ये सब बच्चे ना जिनके मैंने बोर्ड पे नाम लिखे हैं ये सारे बच्चे शोर कर रहे थे। तो टीचर को बोलता है वेरी गुड तू तो सबसे अच्छा बच्चा है, तू शोर नहीं कर रहा था, तूने इनके नाम लिखे, ठीक है। तो इसी वजह से ये काम बच्चा करने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट स्टेज होगी गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली, लॉ एंड ऑर्डर वाली। लॉ एंड ऑर्डर, इसमें क्या होगा, बच्चा जो भी उसके अथॉरिटी के, जिस अथॉरिटी में वो काम कर रहा है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, उसके जो रूल्स होंगे, जो रेगुलेशंस होंगे, जो वैल्यूज होगी, जो नॉर्म्स होगी, उसको फॉलो करने लग जाएगा। उसको इस जगह पे आके पता चल जाएगा कि अगर मैंने इसको, इन रूल्स को, इन रेगुलेशंस को, इन लॉज को, इन नॉर्म्स को तोड़ा तो मुझे पनिश किया जाएगा। लेकिन किस तरह से पनिश किया जाएगा, जैसे इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जैसे हम लाइट वो सिग्नल पे खड़े हैं, रेड लाइट हम क्रॉस नहीं करते क्योंकि हमें पता है अगर हमने क्रॉस कर दी तो हमें फाइन लग जाएगा या चालान है हमारे घर पे पहुंच जाएगा। इसीलिए हम सोसाइटी के जो लॉज हैं, जो ऑर्डर्स हैं, जो भी हमारे राइट्स हैं, उनकी हम उनको हम उल्लंघना नहीं करते। इसमें बच्चे को इतना पता चल जाता है कि अगर मैंने इन रूल्स को, इन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो मुझे पुनिश किया जा सकता है। पर किस तरीके से, जैसे कि मुझे क्लास से रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है थोड़े दिन के लिए, है ना, या फिर मुझे मनी देनी पड़ सकती है, इस तरह से पुनिश किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल एक और है, जैसे कि एक टीचर क्लास में नहीं आया तो सारे बच्चे चुपचाप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्योंकि अगर हम चुपचाप नहीं बैठेंगे तो ये स्कूल की अथॉरिटी के जो रूल्स बनाए हुए हैं, जो रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनके खिलाफ है। अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो हमें फाइन देना पड़ सकता है। मैम ने कहा वो भी फाइन होगा अगर मैंने आने से पहले क्लास से बाहर कोई निकला, होता है ना वो कई बार टीचर बच्चों को बोलती है ना, फाइन दे देंगे, या फिर प्रिंसिपल है या फिर कोऑर्डिनेटर है हमें पुनिश कर देंगे, ऐसे भी 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या एक लेसन के लिए क्लास से बाहर ही खड़ा रखेंगे, ठीक है। ऐसा क्या, ऐसे लॉज और ऑर्डर्स को बच्चा फॉलो करने लग जाता है इन्हीं तरह से। नेक्स्ट हमारी आ जाती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसके भी आगे 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे आएगा यूनिवर्सल एथिक्स, ठीक है। अब कोलबर्ग कहता है कि इस एज में आके बच्चा, इस एज में यहाँ पे यूथ की बात हो जाए, इसमें क्या आएगा, यूथ की बात होगी, इसमें पूरे यूथ की बात होगी, ठीक है। क्योंकि ये 13 से 18 साल तक के बच्चों की एज मानी गई है। मतलब इसमें एक पर्टिकुलर किसी एक उसने पर्टिकुलर एज नहीं दी, बट फिर भी अगर आ जाए एग्जाम में तो हम इसको 4 से 9 बोलेंगे, इसको ये वाली जो एज है, और इसको 9 से 13 बोलेंगे, और इसको 13 से 18 बोलेंगे, ठीक है। अगर हम एज की बात करें, इस एज के बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पे आके जब बच्चा, कोलबर्ग कहता है जब मेरा बच्चा 13 साल का हो जाता है तो उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पता लग जाता है, ठीक है। मतलब उसको और समझ आ जाती है, वो चीजों को और लॉजिक लगाने लग जाता है। इस स्टेज में आके बच्चे को इस लेवल के इस स्टेज में एक बार क्वेश्चन आया था कि क्लास में एक कॉलेज है या एक क्लास है, क्लास में 9th 10th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, या 8th क्लास के बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या किया, क्लास में एक बच्चे को रेस्ट्रिकेट कर दिया, तो बाकी सारे के सारे बच्चों ने क्या किया, उसके बदले क्या कर दी,
स्ट्राइक कर दी कि जब तक वो भी क्लास में नहीं आएगा हम भी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसको क्लास में बुलाया जाए। तो वो क्या हो गया, उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसमें क्या होता है, बच्चों को पता चल जाता है कि ये यूथ में आ जाएगी, जहाँ पे यूथ की बात हो जाए, मतलब तो उन्होंने पूछा था कि ये कौन सा लेवल है, कोलबर्ग की कौन स्टेज का नहीं, स्टेज के बारे में नहीं, लेवल के बारे में वो पूछा गया था। तो यूथ की बात हुई थी, यहाँ पे पर्टिकुलर बच्चा नहीं बताया गया था किस क्लास का, यूथ की बात हुई थी। यूथ में से बच्चे हैं, बच्चे ऐसे एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, तो बाकी बच्चे उसके लिए खड़े हो जाते हैं। तो वो कौन से कन्वेंशन लेवल में आता है, पोस्ट कन्वेंशन लेवल में आता है, ठीक है। अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कोलबर्ग कहते हैं कि इस स्टेज में आके मेरे बच्चे को ये पता चल जाता है कि जो सोसाइटी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अगर उसमें हमारे जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है तो उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है, हम उनके खिलाफ खड़ा हो सकते हैं। जैसे कि अभी मतलब इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे बच्चे स्ट्राइक कर देते हैं अपने राइट्स के लिए, ठीक है, स्कूल्स में या उसमें कॉलेज में कहीं पे भी, तो वो क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही एग्जांपल होता है, ठीक है। तो आगे आएगा यूनिवर्सल एथिक्स। सॉरी, यूनिवर्सल एथिक्स में क्या आएगा, इसमें हम पूरा, इसमें एक ग्रुप आता है सोसाइटी का, बट इसमें हम पूरा होल वर्ल्ड को लेके चलते हैं। यूनिवर्स एथिकल वाली स्टेज है जो इस पे कोई पहुंच सकता है, जैसे महात्मा गांधी ने किया था और नेल्सन मंडेला ने किया था। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला ने मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे सबके लिए, किसी जात जन्म किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को एक साइड पे रख के, मतलब कोई भी नस्ल रंग भेदभाव जात पात को दूर रख के, हाँ वो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट की थी। और नेल्सन मंडेला ने, आपको पता ही है, अफ्रीका में जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था गोरे और काले रंग का, उसको लेके वो किया था एक, वो बहुत बड़ा वो किया था, क्या कहते हैं उसको, संघर्ष किया था इन्होंने। तो एथिकल यूनिवर्सल एथिक में कोई इस स्टेज में कोई पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये थी इस मोरालिटी में, इस स्टेज की मोरालिटी में कोई जा सकता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी की स्टेजेस। अब एक बात करते हैं, कहते कोलबर्ग की स्टूडेंट थी, ठीक है, क्या नाम था उसका, उसका नाम था कैरोल ग्लीगन, ठीक है, कैरोल ग्लीगन स्टूडेंट थी किसकी, कोलबर्ग की। इसी ने क्या है, इसकी इस थ्योरी का क्या किया है, क्रिटिसिज्म किया है, क्रिटिसिज्म किया है इसने इसकी थ्योरी का, ठीक है। किसने किया है, इसी की स्टूडेंट है कैरल ग्लीगन ने। इसने क्या कहा है, कहती है इस थ्योरी में जितने भी इसने एक्सपेरिमेंट किए हैं सब पुरुषों पे किए हैं, सब में इसने मेल को लिया है। इसने जो हमारे जो फेमिनिस्ट है उसको इग्नोर किया है, ठीक है। जेंडर बायस बोला इसने इस थ्योरी को, क्या बोला है, जेंडर बायस है, मतलब एक ही पक्ष की तरफ झुकाव है, सिर्फ पुरुषों की तरफ है, इसने लड़कियों को या औरतों को लिया ही नहीं है। इसी बेस पे इसने इसकी थ्योरी का क्या किया था, क्रिटिसिज्म किया था। कई बार क्वेश्चन आ सकता है, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी का क्रिटिसिज्म किसने किया था, तो कैरल ग्लीगन ने किया था। या फिर ये भी आ सकता है, कैरल ग्लीगन ने किस बेस पे, इनमें से किस बेस पे जो कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसका क्रिटिसिज्म किया था, बायस थी, जेंडर बायस थी, ठीक है, जेंडर बायस थी, स्टीरियोटाइप थी, इसमें ऐसे ऑप्शंस में आ जाता है। तो क्या थी ये, जेंडर बायस थी, मतलब एक ही तरफ झुकाव था इसका, ठीक है। आई होप ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।